चलिए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल तक जो हमने बात करी थी वो किस टॉपिक पर करी थी कि प्रदूषण के जो प्रभाव होते हैं वो कितने होते हैं। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट इफेक्ट होता है और कौन सा होता है इनडायरेक्ट। और उससे पहले हमने जो पहला जो हमारा क्लास था उसमें हमने किस टॉपिक पर बात करी थी कि मानव और पर्यावरण यानी कि ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो कैसा होता है ना। बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रिलेशंस आते हैं। आज हम बात करते हैं कि इनके लिए जो अप्रोचेस थी, बहुत सारे लोग थे इन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी थी कि मानव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले की अगर हम बात करें तो वो थी हमारी नियतिवादी अवधारणा। कौन सी अवधारणा थी? नियतिवादी अवधारणा, जिसको हम कहते हैं डिटर्मिनिज्म अप्रोच। ठीक है, ये जो अप्रोच थी ये दी थी हम्बोल्ट, रेटजेल और कार्ल रिटर ने। ठीक है, ये तीन लोग थे जिन्होंने ये अप्रोच दी थी और इन्होंने क्या कहा था कि जो प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यानी कि इनका कहने का सीधा सा एक मतलब था कि जो प्रकृति है वो क्या है, बहुत अधिक शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और जो ह्यूमन है वो उसके हाथ की कठपुतली है, एक तरीके से खिलौना है। वो जैसे चाहे वैसे ह्यूमन के साथ खेल सकती है। ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन है वो प्रकृति का, इस नेचर का क्या है, बहुत स्मॉल सा पार्टिकल है, एक छोटा सा अंग है। तो इन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति ने ह्यूमन को बनाया, यानी कि नेचर ने ह्यूमन को क्या किया, मनुष्य को क्या किया, बिल्ड किया है। वो जैसे चाहे वैसे उसके साथ खेल सकती है। ठीक है, ये जो अप्रोच थी ये 1920 तक चली। कब तक चली? 1920 तक। उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रोच आती है वो आती है संभववादी अवधारणा। ठीक है, इसको जो दिया था, वैसे तो इसमें बहुत सारे नाम आते हैं लेकिन जो मेन था वो था विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, जो मेन थे जिन्होंने इस अप्रोच को दिया था उन्होंने क्या कहा था, विडाल, उनका नाम क्या था, विडाल डी ला ब्लास। इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य प्रकृति पर विजय पा चुका है। यानी कि इनका सीधा से कहने का मतलब ये था कि जो मनुष्य है, इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को नहीं बनाया है। ये बोले ये बात ठीक है कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, लेकिन मनुष्य क्या कर चुका है, प्रकृति के ऊपर पूर्ण रूप से विजय पा चुका है। मनुष्य प्रकृति को जीत चुका है, ह्यूमन उससे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो जैसा चाहे वैसा चेंज नेचर में कर सकता है। ठीक है, तो संभववादी अवधारणा में इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति पर विजय पा चुका है और वो जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकता है, नेचर में कर सकता है। ठीक है, यानी कि इनके अनुसार जो था वो मनुष्य क्या था, ज्यादा पावरफुल हो गया था। तीसरी आती है नवनियतिवादी अवधारणा, यानी कि इसी अवधारणा को फिर से एक नया रूप दिया गया जिसको हम कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म अप्रोच। ये जो थी वो ग्रिफिथ, टेलर और OH के स्पेट ने दी थी। ठीक है, ग्रिफिथ, टेलर और OH के स्पेट ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि भाई देखो, जो विकास आप कर रहे हो, ठीक है, इन्होंने सिंपली अपनी अवधारणा में कहा था कि प्रकृति की अपनी एक सुंदरता है, यानी कि नेचर की ब्यूटी जो है वो अपनी बिल्कुल अलग है, इसका अपना एक महत्व है। ठीक है, प्रकृति की अपनी एक सुंदरता है, अपना एक महत्व है, और इसको समझने के उपरांत जो है आप इसका दोहन करेंगे। दोहन का मतलब जानते हैं, इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसकी सुंदरता है, उसका अपना एक क्या है, महत्व है, उसको जब आप समझ जाएंगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था रुको और जाओ, इनका ये स्लोगन था। ये जो अवधारणा है ये स्टॉप एंड गो के नाम से भी जानी जाती है। ये अवधारणा को हम किस नाम से जानते हैं? स्टॉप एंड गो। ठीक है, स्टॉप एंड गो अवधारणा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि भाई अगर आपका जो विकास है, ठीक है, वो आपको कंटिन्यू चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो जिस भी चीज का आप यूज कर रहे हैं उसका यूज इस प्रकार से कीजिए कि वो अगली पीढ़ी तक भी पहुंच सके, अगली पीढ़ी तक भी वो अवधारणा, तो अगली पीढ़ी तक भी वो सामान पहुंच सके। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि प्रकृति की क्या है, अपनी एक अलग सुंदरता है, और उसको आप पहले उसको समझेंगे, उसका अपना एक महत्व है, उसको आप समझेंगे, उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं, उसका दोहन कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन मेन अवधारणा है, जिसमें से ये वाली जो अवधारणा है, जबकि लास्ट वाली अवधारणा है जिसे नवनियतिवादी अवधारणा कहते हैं, ये जो अवधारणा है ये सतत विकास के सबसे ज्यादा पास मानी जाती है। सतत विकास का मतलब जानते हैं?
जो कंटिन्यू डेवलपमेंट होता है, स्टेबल डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है। स्टेबल डेवलपमेंट के सबसे ज्यादा पास कौन सी अवधारणा मानी जाती है? नवनियतिवादी अवधारणा। इसके अलावा भी बहुत सारी अवधारणाएं थी, लेकिन उसमें से सबसे जो मेन मानी जाती है, देखिए ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अवधारणा मेन मानी जाती है वो आती है कृतिवाद अवधारणा, ठीक है। वो कौन सी आती है? कृतिवाद अवधारणा आती है। उसमें क्या था, इन्हीं की बात को दोहराया गया, उसमें इन्हीं की बात को, संभववादी अवधारणा को दोहराया गया, लेकिन उसमें एक बात कही गई थी कि एक लिमिट तक ह्यूमन जो है वो नेचर में चेंज कर सकता है। लिमिट से ज्यादा चेंज ह्यूमन नेचर में कभी भी नहीं कर सकता। वो क्या करेगा, एक लिमिट है उसकी कि इतना चेंज आप ह्यूमन जो है वो नेचर के अंदर कर सकता है। इससे ज्यादा चेंज वो नेचर के अंदर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हमारा जो एनवायरनमेंट का है वो 1 यूनिट लगभग समाप्त हो जाता है, केवल आपका रह जाता है इसके बाद सतत विकास, ठीक है। तो अगर एक बार आपसे पूछा जाए कि सतत विकास किसे कहते हैं, क्या होता है सतत विकास, तो कोई बता सकता है सतत विकास क्या होता है, या इसकी अवधारणा, जो सतत विकास की अवधारणा थी वो किसने दी थी? तो मैं आपको बताऊं, सतत विकास की जो अवधारणा है वो बेंटलैंड नाम के एक व्यक्ति था, उसने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? बेंटलैंड नाम का व्यक्ति था, ठीक है। सतत विकास की अगर डेफिनेशन की बात करें, जो स्टेबल डेवलपमेंट होता है उसकी डेफिनेशन मैंने अभी बताया भी था। इस अवधारणा को सतत विकास के करीब माना जाता है, और सतत विकास की डेफिनेशन थी वो क्या थी कि संसाधनों का ऐसा उपयोग जो वर्तमान पीढ़ी में भी काम दे और अगली पीढ़ी तक भी उस संसाधन को पहुंचा सके। आप इतना ज्यादा पेट्रोलियम या कोयले का यूज कर लेते हैं, आपकी पीढ़ी में तो वो है, अगली पीढ़ी तक वो नहीं कर पाता, तो वो फिर वो डेवलपमेंट जो है वो स्टेबल डेवलपमेंट नहीं है, वो सतत विकास नहीं है। क्योंकि यहाँ आपने इतना ज्यादा विकास कर दिया कि अगली पीढ़ी तक वो सामान पहुंचा ही नहीं, तो उस डेवलपमेंट को आप स्टेबल डेवलपमेंट नहीं देंगे। स्टेबल डेवलपमेंट किया होगा कि आप कोई भी संसाधन है, कोई भी आपके पास चीज है, उसका आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो इस प्रकार से करें कि नेक्स्ट जनरेशन तक भी वो चीज पहुंच सके। केवल आपकी जनरेशन में रहकर खत्म नहीं हो जाए, बल्कि कहां तक पहुंचती है? नेक्स्ट जनरेशन तक भी पहुंचती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग केवल और केवल इस तरीके से विकास कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी पीढ़ी के सामने एक समस्या है कि कोयला जो है वो बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, तो उससे भी क्या बेनिफिट है कि हमने कोयले का इतना ज्यादा उपयोग कर दिया कि अगली पीढ़ी तक वो चीज नहीं पहुंच पा रही है ना। तो ऐसा जो डेवलपमेंट है वो स्टेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। आपको संसाधनों का प्रयोग करना है, आपको उनका यूटिलाइजेशन करना है, लेकिन उस लिमिट तक करना है जहां तक वो आपके लिए भी फायदेमंद हो और अगली पीढ़ी तक भी आसानी से पहुंच सके। तो वो डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट क्या कहलाता है? स्टेबल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। कल मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, कुछ चीजें बताई थी, एक बार उनको हम लोग थोड़ा सा रिपीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, जिसका नाम है इकोलॉजी और इकोसिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इकोलॉजी और इकोसिस्टम से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे यूपीएससी और यूपीएससी के अंदर। एसएससी के जो आपके जो कंटेस्टेंट हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कल का थोड़ा सा रिपीट करते हैं। कल हमने बताया था आपको क्या कहते हैं, किसके बारे में? डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट। पॉल्यूशन के डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होता है और इनडायरेक्ट इफेक्ट कहाँ होता है। तो कहाँ होता है डायरेक्ट इफेक्ट? डायरेक्ट इफेक्ट का कोई एक दो एग्जांपल दो। डायरेक्ट इफेक्ट हाँ, थोड़ा सा तेज। जो शॉर्ट टाइम इफेक्ट होता है डायरेक्ट में, बहुत बढ़िया। और अरे बहुत सारी चीजें हैं, और कोई बताएगा? भाई हमने क्या बताया था है कि पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। हाँ, सॉइल इरोजन, ठीक है। पेड़ों को काट रहे हैं जिसकी वजह से मृदा अपरदन हो रहा है, सॉइल का इरोजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। आप पढ़ के आए हैं इस चीज को। और तो उससे क्या होता है कि वो अवसाद जो जाते हैं वो क्या होता है? नहरों में, नदियों में जाकर इकट्ठे हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, और वहां पर भूकंप आने की संभावना हो जाती है, बाढ़ बढ़ जाती है,
ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। चेंज इन लैंड यूज के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कल, जो लोग नहीं आए थे कल वो वीडियो देखेंगे। ठीक है, चेंज इन लैंड यूज के बारे में बताया था कि माइनिंग करते हैं, कृषि भूमि का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वन है उनको भी काटा जा रहा है, कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है। फिर न्यूक्लियर ब्लास्ट करते हैं, कैविटी क्रिएट होती है ना, बताया था। हाँ, कोटर क्रिएट होता है, कैविटी क्रिएट होता है। आपने क्या किया, मोटर चालू किया, पानी निकाल रहे हैं वहां से, तो वहां पर क्या होता है, खाली जगह रहती है, जिससे क्या क्रिएट होती है, कैविटी क्रिएट होती है। हाँ, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ब्रुकलिन सिटी के अंदर यूएसए में कैविटी क्रिएट हो रही है, और जो वैली थी उसका नाम मैंने आपसे कहा था कि पता करके आएंगे, कोई पढ़ के आया है? संजो वैकेन वैली। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें, इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं, जो स्टेबल डेवलपमेंट है उसको आज फिनिश करते हैं। ठीक है, स्टेबल डेवलपमेंट में क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि हम भाई इसको यूज करते जा रहे थे और धीरे धीरे वो क्या होने लगे, खत्म हो गए। तो 1982 में, ये सन याद रखेंगे सभी लोग, 1982 में क्या हुआ, एक विभाग बनाया। ठीक है, 1982 में एक विभाग बनाया गया, जो क्या था कि गैर परंपरागत विभाग, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग था। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग। गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है, गैर परंपरागत, नॉन कन्वेंशनल, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं जाएगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट। इसका काम क्या था, जैसे अभी हमारे सामने एक समस्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोयले को हम समाप्त कर चुके हैं, और कोयले से क्या बनती है, बिजली का उत्पादन होता है। तो सरकार ने इस विभाग की रचना की, और आप देख रहे होंगे धीरे धीरे हर जगह क्या हो रहा है, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सोलर पैनल किससे एनर्जी देता है, वो किससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, सूरज की रोशनी से, सनलाइट से। और सनलाइट हमारा एक ऐसा स्रोत है जो जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, ये स्रोत जल्दी समाप्त नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाए। ऐसा तो नहीं कि आप पूरा का पूरा सूरज की सारी एनर्जी को आप यूज कर लेंगे, ये अगली पीढ़ी तक ना पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये कैसे रिचार्जेबल है, ये कैसे स्रोत है, रिचार्जेबल, मतलब ये डेली के डेली अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, मतलब ये इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो। ठीक है, तो अब दूसरा एक और चीज आपने देखा होगा, विंड एनर्जी का यूज करके भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो विंड एनर्जी क्या है, हवाएं, ऐसा तो है नहीं कि आपने आपकी पूरी पीढ़ी ने उन हवाओं का प्रयोग कर लिया और अगली पीढ़ी तक वो नहीं पहुंचेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा विभाग था, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी। इस विभाग का काम क्या था कि ये ऐसी चीजों के बारे में देखभाल करता था जो इस पीढ़ी में समाप्त होने वाले हैं। तो इसका काम क्या था कि उनकी जगह एक ऐसा सोर्स निकाल कर देना था जो इस पीढ़ी में भी काम करे और अगली पीढ़ी तक भी पहुंच सके। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, भारत सरकार ने इसकी तरफ कब कार्य करना प्रारंभ किया, 1982 में। कौन सा विभाग बनाया था, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट। इसका काम क्या था, ऐसे रिसोर्सेज के बारे में देखना जो इस पीढ़ी में समाप्त होने वाले हैं, तो उनकी जगह कैसा रिसोर्स प्रोवाइड कराना जो अगली पीढ़ी तक जा सके। सबसे बड़ा एग्जांपल कौन सा है, विंड एनर्जी और सनलाइट से, सोलर एनर्जी। ठीक है, और कोई एग्जांपल इसका और कोई इसका एग्जांपल, पेट्रोलियम का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, सीएनजी को यूज करने लगे, पॉल्यूशन भी कम हो रहा है, ग्रीन गैस है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे मेथेन गैस के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपको। ठीक है, तो आज जो हमारा है फर्स्ट यूनिट, ये 3 जो आपके क्लासेस हैं, परसों का, कल का और आज का, इन 3 क्लासेस में आपका इन्वायरमेंट का फर्स्ट यूनिट जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जो ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन अप्रोचेस थी, उसमें सबसे पहली जो अप्रोच थी वो कौन सी थी, नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा किसने दी थी, हमबोल्ट, रेडजेल और कार्ल रिटर ने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, यानी कि नेचर ने ह्यूमन को क्रिएट किया है, और नेचर जो है वो सबसे ज्यादा
शक्तिशाली है। 1920 तक ये अवधारणा चली और 1920 के बाद एक और आती है संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा को जो दिया था वो विडाल डी लाप्लास ने दिया था। और इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य जो है वो प्रकृति के ऊपर पूर्ण रूप से विजय पा चुका है, यानी कि वो जैसे चाहे वैसा इसमें परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आती है नवनियतिवादी अवधारणा। ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक मार लेना इसके ऊपर बहुत अच्छे से कि नवनियतिवादी अवधारणा जो थी वो किसने दी थी? ग्रिफिथ, टेलर और OH के स्पेक ने दी थी। और इन्होंने क्या कहा था कि क्या कहा था बताइए? प्रकृति की अपनी एक सुंदरता है, उसका एक महत्व है और उसको समझने के बाद ही आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टॉप एंड गो अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, स्टॉप एंड गो अप्रोच भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद एक मैंने आपको एक अवधारणा और बताई थी, कौन सी बताई थी? एक अवधारणा की बात मैंने आपसे और कही थी जिसका नाम क्या था? क्रांतिवाद। ठीक है, क्रांतिवाद में क्या था? उन्होंने यही कहा था कि भाई जो मनुष्य है वो प्रकृति में जो है वो चेंजेस कर सकता है, लेकिन एक लिमिट तक चेंज कर सकता है, उस लिमिट से ज्यादा चेंज नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा सतत विकास के पास कौन सी अवधारणा थी? नवनियतिवादी अवधारणा। ठीक है, न्यू डिटरमिनिज्म अप्रोच, ये सबसे ज्यादा सतत विकास के पास थी। अब सतत विकास की बात करें यानी कि स्टेबल डेवलपमेंट, तो स्टेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो स्टेबल रहे, यानी कि संसाधनों का ऐसा प्रयोग जो आप इस पीढ़ी में प्रयोग करें, प्रेजेंट में प्रयोग करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको आप छोड़ दें, तो वो क्या कहलाता है? आपका क्या कहलाता है? स्टेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, सतत विकास कहलाता है। क्लियर? अब उसके बाद अगर बात करें सतत विकास पर, तो कुछ स्रोत ऐसे थे जिनको हम धीरे धीरे यूटिलाइज कर करके क्या करने वाले थे? खत्म करने वाले थे। तो भारत सरकार ने इसकी ओर काम किया और 1982 में एक विभाग की संरचना की, एक विभाग का गठन किया जिसको हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग, यानी कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स डिपार्टमेंट का जो काम था वो ये था कि ऐसे संसाधन जो मनुष्य खत्म करने वाला है उनकी जगह पर ऐसे संसाधनों को लाना जो अगली पीढ़ी तक भी आसानी से जा सके। जैसे कोयला और जल की जब समस्या आने लगी तो क्या आ गया? वहां पर उन्होंने विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, ये बहुत बड़े एग्जांपल्स हैं अपने आप में। ठीक है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, CNG का यूज जो आप करने लगे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग कल बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।